ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है रिलीज 5.0। तो बेसिकली जो पिछले साल एक तरह का प्रॉमिस या फिर वादा किया गया था कि अब आपको हर साल दो जो बिग रिलीज है वो आपको मिलेंगी। तो जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को 3.0 और 5.0 रिलीज मिला था, और इस क्वार्टर के सॉरी 4.0 मिला था, है ना। और इस क्वार्टर में हम लोग को फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज 5.0 जो कि लॉन्च होने वाला है, कल ही आपका ये लॉन्च हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक तीन पीपल हैं जिनके बारे में हमें समझना है, देन उसके बाद हम लोग का मेन कंटेंट स्टार्ट होगा। तो एक सीए अनीता शर्मा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास 100+ क्लाइंट्स है, जिनका वो अकाउंट्स और सारा कंप्लाइंस देखते हैं। उन्हीं में से एक क्लाइंट का नाम है सुब्रा जैन। ठीक है, तो सुब्रा जैन का बैकग्राउंड क्या है कि इनका अभी जो कंपनी का टर्नओवर है 50 करोड़ है, और इनका एम या फिर उद्देश्य है कि अगले 5 सालों में इनको 50 करोड़ की कंपनी को 100 करोड़ में लेके जाना है। ठीक है, तो इनका जो भी जितना भी कंप्लायंस या फिर फाइलिंग होता है वो सीए अनीता दिखती है। तीसरे एक मनोज पटेल है, इनका भी एक बिजनेस है गुड्स गीट प्राइवेट लिमिटेड करके, और ये एक ई कॉमर्स स्टार्टअप बिजनेस चालू कर रहे हैं। तो इनका भी जो भी कंप्लायंस है वो सीए अनीता दिखती है। तो 2025 में आज की जो हम लोग बात करें कि 2025 में ये देख रहे हैं कि क्या है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से हैप्पी है, मतलब अच्छे से स्मूथ तरीके से सारा वर्क हो रहा है ना। इसका क्या रीज़न है अभी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये मेन कंटेंट 5.0 को लेके ही बनाया गया है। तो अगर आप कुछ पॉइंट्स अगर आप पढ़ पा रहे होंगे, हालांकि एक एक पॉइंट को हम नहीं पढ़ेंगे, तो जस्ट एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो एक सीए का टाइम कितना बिजी होता है आप और हम बेहतर जान सकते हैं जब R1 की डेट आती है, 3B की डेट आती है, ऑडिट की डेट आती है ना। तो ऐसे में आज के समय में इनके पास पर्सनल टाइम बहुत ज़्यादा है ना। मतलब कि जो काम पहले भी हो रहा था आज भी हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी पर्सनल टाइम इनके पास बहुत ज़्यादा है, फैमिली और फ्रेंड के साथ ये बिता पा रहे हैं। ठीक है, और जीएसटी फाइलिंग में क्या हो रहा है, कम समय लग रहा है। कई सारी चीज़ों को उनकी टीम आसानी से ही मैनेज कर ले रही है, जिसमें अगर पहले क्या कर होता था कि फोकस करना पड़ता था। सुब्रा का भी सेम केसेस है कि वो बिजनेस से थोड़ा सा फ्री होके अपने फैमिली को एंजॉय करना, यूरो ट्रिप पे जाना, है ना, 50 करोड़ की कंपनी को 100 करोड़ पे लेके जाना, ये सारी चीज़ें पर्सनल टाइम निकालना काफ़ी इजी हो गया। यही अगर हम बात करें 2020 की, है ना, तो इनके चेहरे पे अभी आप देख सकते हो कि चेहरा कितना हैप्पी है, और 2020 में कितना टेंशनदायक चेहरा। ठीक है, कि ओवरलोडेड काम, 10 तारीख है, 11 तारीख है, 19 तारीख है, 20 तारीख है, 100 से ज़्यादा क्लाइंट, सभी का कंप्लाइंस करना है, फाइलिंग करना है ना, डाटा को क्रॉस चेकिंग करना है एज पर जीएसटी पोर्टल, एज पर बुक, सभी का जेसन बना के अपलोड करना है, आईटीसी किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना। ऐसे में इनके पास टाइम नहीं है जो पर्सनल और फैमिली के लिए टाइम निकाल पाए। 2020 की बात है। सुब्रा जैन के साथ भी है कि कहाँ पर हमारा आईटीसी ब्लॉक हो रहा है, फाइलिंग कंप्लीट हो रही है, सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, रियल टाइम इनको विजिबिलिटी नहीं है कि हमारा आईटीसी क्या है ना। तो फोकस ही नहीं हो पा रहा है कि बिजनेस को कैसे हम 50 करोड़ से 100 करोड़ पे लेके जाए। सेम मनोज का भी यही, मनोज पटेल का भी केस यही है कि डाटा की एक्यूरेसी नहीं है, कि जो हम डाटा शेयरिंग कर रहे हैं सीए को जो फाइलिंग रिटर्न्स के लिए, वो हमारा एज पर पोर्टल और जीएसटी पोर्टल क्या है ना। तो ये सारे चैलेंजेस है। तो इन्होंने अपने आप को क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपग्रेड किया, 2025 जैसे चल रहा है। तो ये एक सर्कल आप देख रहे होंगे कि ये दोनों तीनों क्या है, एक पावरफुल यूजर है। पावरफुल यूजर मतलब कि टैली से जितना भी नया रिलीज या फिर अपग्रेड आता है, तो ये उन चीज़ों को समझ के अपग्रेड करा लेते हैं ना। जैसे बहुत से यूजर बिना कहे चीज़ों को अपग्रेड करके चलते हैं टैली में, और
कुछ लोग हैं जो अपग्रेड नहीं करते। तो 2020 से लेके 2024 के बीच में इनका क्या चेंजेस आया वो देखते हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि 5.0 में हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, है ना, रिलीज, सॉरी 4.0 में। तो एक आप सभी जानते हैं कि पावरफुल डैशबोर्ड मिला था, जिसमें आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को एक सिंगल स्क्रीन पे डैशबोर्ड के रूप में देख सकते हैं। उस डैशबोर्ड को अपने हिसाब से कस्टमाइज, रिमूव, ऐड, ना, कॉन्फ़िगर, रीपोजिशनिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ में 4.0 में आपको एक एक्सेल इंपोर्ट मिला था, जिसमें आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर का डाटा या फिर मैनुअल एक्सेल में एंट्री करना, बैंक के स्टेटमेंट को एक एक करके चढ़ाना अब नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास किसी सॉफ्टवेयर का डाटा है और उसको टैली में इंपोर्ट करना है तो आसानी से एक्सेल रिपोर्ट के माध्यम से हो जाता है। तो यही सारी चीजें जो अनीता को हेल्प की है, सुब्रा जैन को हेल्प की है, मनोज पटेल की हेल्प की है। अब अनीता के पास बहुत से क्लाइंट का डाटा मैनुअल एक्सेल में आता था। तो पहले क्या करती थी अनीता की जो टीम था, मैनुअल एक एक करके एंट्री करना पड़ता था। अब क्या है, क्लाइंट से डाटा आया और तुरंत एक्सेल के थ्रू टैली में इंपोर्ट कर दिया। सेम सुब्रा और मनोज के साथ भी है कि सपोज इनका कोई एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, उससे सारा बिलिंग हो रहा है, वही चीज हमको टैली में भी इंपोर्ट करनी है, तो वो भी एक्सेल के थ्रू हो पा रहा है। तो क्या है कि टाइम इनका काफी कम लग रहा है, जो पहले ज्यादा लगता था। एंड 4.0 ये भी सब आप जानते हैं कि टैली टू व्हाट्सएप आज के समय में कनेक्टेड सर्विस है, और रिपोर्टिंग, ठीक है, कि रिपोर्ट को भी आप अपने तरीके से एक्सट्रैक्ट करके, फिल्टर करके अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो ये तो था आपका उससे पहले की कहानी 4.1 की, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग समझते हैं कि 5.0 का। तो मिस्टर एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक रमन गांधी है जो कि टैली के सर्टिफाइड पार्टनर है। इन्होंने एक सीए के साथ मीटिंग अटेंड किया रिगार्डिंग टैली प्राइम लेटेस्ट रिलीज 5.0। तो आज की ट्रेनिंग के बाद आप भी कस्टमर से कनेक्ट करेंगे, अपने जो आपके जानने वाले सीए हैं उनसे कनेक्ट करेंगे, और टैली प्राइम के लेटेस्ट रिलीज 5.0 के बारे में उनको बताएंगे, समझाएंगे। तो रमन गांधी इन्हीं चीज पे बात करने जा रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स है रिलीज टेली प्राइम 5.0 को यूज करने में, ठीक है, वे ऑफ वर्किंग क्या रहेगा, ठीक है। तो एक डेप्थ में हम लोग चीजों को समझेंगे, ठीक। तो अनीता भी ने भी कहा कि ठीक है रमन जी, आप ऐसा करिए, हमको एक डेमो दीजिए। तो रमन जी मतलब आप डेप्थ में अनीता को बताएंगे कि आपके लिए एज अ रिलीज 5.0 कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि रमन गांधी ने किस तरीके से चीज़ों को समझाया और जिसे हम लोग को समझाना है। तो आज का जो बेसिक एजेंडा जो है हमारा, वो है आपका ये सारा जो आप देख रहे हैं, कनेक्टेड जीएसटी। तो कनेक्टेड जीएसटी में रिटर्न अपलोड, रिटर्न डाउनलोड, रिटर्न रिकन्सिलिएशन, आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। अदर जीएसटी में भी कई सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट एनहेंसमेंट में भी कई सारी चीज़ें हैं, और टीडीएस के अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं। तो सेशन 1 से 1.5 घंटे का नहीं है, 2.5 से 3 घंटे का सेशन चला जाएगा, है ना। तो जहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। तो बिफोर स्टार्ट करने से पहले वॉइस आ रही है ना सभी को, पीपीटी विजिबल है? कंफर्म करिए जरा, क्योंकि हमें जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, और किसी को? बाकी लोग?
आ रही है बस। आ रही हाँ, ठीक है आ रही है। ठीक है। देखो इस सेशन के बाद ना, एक मिनट, ये जस्ट ऑनलाइन एक सेशन है। इस सेशन के बाद अगर आपको भी अगर कोई डाउट होता है तो ऑफलाइन सेशन भी प्लान किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑफलाइन सेशन लखनऊ में जो है वो 12 तारीख को है। तो मेल अभी चला जाएगा। मेल इसलिए नहीं किया गया कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो 12 तारीख को लखनऊ में है, 13 तारीख को आपके कानपुर में है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो ऑफलाइन अगर अटेंड करना है, क्योंकि ऑफलाइन चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ऑफलाइन आपका 13 तारीख को है कानपुर में, 12 तारीख को है लखनऊ में। बनारस के लिए भी प्लान हो रहा है ऑफलाइन, ठीक है। और गोरखपुर के लिए भी ऑफलाइन प्लान हो रहा है, ठीक है। बनारस के लिए कब हो रहा है सर? जस्ट एक सेंटर ढूंढा जा रहा है जहां पर हम लोग कर पाएंगे। जैसे ही सेंटर फाइनल हो जाएगा, बस मान के चलिए 15 तारीख के पहले ही करना है हम लोग को, ठीक। तो जैसे ही सेंटर फाइनल हो जाएगा, जहां पर आप सभी को एक जगह बुला पाए, और ऑफलाइन किया जाएगा ये, ठीक है। तो जस्ट ऑलरेडी ये सभी को पता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर, कि बिफोर आगे बढ़ने से पहले जीएसटी डोमेन क्या कहता है, रिटर्न, टाइमलाइन, इम्पोर्टेंस ना। तो सभी को पता है कि 1 से लेकर 31 तक, 30 तक जो भी ट्रांजेक्शन हमारा चीज सेल परचेज होता है, तो 10 तारीख को रेडी करके जीएसटी R1 देना पड़ता है। 14 तारीख को हमारा 2B जनरेट हो जाता है। 20 तारीख को हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी बनता है वो हम 3B के जरिए पे करते हैं। जस्ट एक ओवरव्यू है ना, ऑलरेडी आप में से काफी लोग जानते हैं। नाउ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, ठीक है, रिटर्न अपलोड। तो 5.0 में सबसे पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं, कनेक्टेड जीएसटी। तो आपका कनेक्टेड जीएसटी टेली प्राइम 5.0 में ऐड हो गया है, मतलब जीएसटी पोर्टल ऐड हो गया है। तो रिटर्न अपलोड जो भी हम लोग जीएसटी पोर्टल से काम करते थे, वो हम डायरेक्ट टैली से ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिटर्न अपलोड। तो आज के समय में क्या है, आज के समय में कस्टमर कैसे रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। क्या करता है, यही कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि टैली से वो एक जेसन एक्सपोर्ट करेगा या फिर एक एक्सेल एक्सपोर्ट करेगा, और फिर टैली जीएसटी पोर्टल पर जाके अपलोड करेंगे। पहला, इन अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में क्या होता है, हाई चांसेस क्या होता है कि किसी ने एक्सपोर्ट किया और अपलोड कर दिया, उसके बाद उसने एक पर्टिकुलर किसी एक एंट्री को मॉडिफाई किया, डिलीट किया, तो उसके लिए फिर एक अलग से जेसन बना के, एक सिंगल जेसन बना के अपलोड करना पड़ता है। तीसरा, ठीक है, तो इन केस अबव, जैसे कि इस केस में कि मान लीजिए आपने पूरा अपलोड कर दिया, उसके बाद किसी ने मॉडिफाई किया, या फिर जेन्युइन है मॉडिफिकेशन, जेन्युइन मॉडिफिकेशन किया, डिलीट किया, तो उसके लिए एक सिंगल सेपरेट जेसन बना के अपलोड करना पड़ता था। या फिर जीएसटी पोर्टल पे जाके लॉगिन करके मैनुअल उस एंट्री को चेक सही करते थे आप, ठीक है। डिलीट के लिए अलग जेसन बनाते थे, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार आप लोग का भी कॉल आता था कि सर टैली से जेसन बना है, कोई भी मिसमैच नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, बट जब हम अपलोड कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे तो एरर आ रहा है। तो ऑनलाइन देखते थे हम लोग और सब कुछ चेक करते थे और नहीं पता चलता था। तो ऐसे में उस एरर को ढूंढने के लिए हम लोग ऑफलाइन टूल की सहायता लेते थे। ऑफलाइन टूल जिन्होंने ये किया होगा उनको काफी अच्छे से पता होगा। ऑफलाइन टूल की मदद से हम लोग उसको फाइंड करते थे क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। तो ये सारे काम अब आप टैली से ही कर पाएंगे, ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं वीडियो से माध्यम से। तो यहाँ पर अलग अलग केसेस है, अलग अलग केसेस के वीडियो है। तो यहाँ पे है केस नंबर 1, अपलोड GSTR1 विदाउट एनी रिजेक्शन ऑन पोर्टल। मतलब अभी हम पर्टिकुलर उस मंथ का R1 अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें किसी भी तरह का मिसमैच, किसी भी तरह का अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन, कोई भी गलती नहीं है। तो क्या रहेगा प्रोसेस, उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे R1 पे, अल्ट G, GSTR1, और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टीयन जीएसटी यूज है तो हम पर्टिकुलर एक सिंगल जीएसटी कंपनी को ओपन कर लेंगे और पीरियड ले लेंगे जिस मंथ का आपको रिटर्न अपलोड करना है।
उसके बाद अनसर्टन ट्रांजेक्शन चेक कर लेंगे, जीरो होना चाहिए। जो जो अपलोड करने से पहले हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, ऑफ कोर्स वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। सब कुछ ओके, कोई भी गलती नहीं है ना। और लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो एक्सचेंज पे जाना है, यहीं पर आपको मिल जाएगा अपलोड जीएसटी रिटर्न। यहाँ पर सारी एंट्री आ जाएंगी, सेंड कर देंगे। ठीक, डू यू वांट टू अपलोड GSTR1? यस। तो एक ओटीपी सेंड करना होगा आपको। वो ओटीपी कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, ठीक है, जो जीएसटी पोर्टल से लिंक है। और देखिए अपलोड सक्सेसफुली, सिंपल। आपका 1 मिनट भी नहीं लगा और GSTR1 अपलोड हो गया ना, कोई भी एरर नहीं आया। और यहाँ पर देखिए एक्टिविटी भी ट्रैक होगी कि 12 अगस्त को आपने 12 बजे GSTR1 अपलोड किया। सिंपल प्रोसेस। कैसा लगा? इससे पहले आप वैसे आप लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा ट्रेनिंग सेशन ना, गौतम सर की तरफ से, या फिर ऑनलाइन हुआ होगा। कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक ही है, मतलब बढ़िया नहीं है। बढ़िया सर, अच्छा। अब अच्छा। तो यूज करने के बाद पता चलेगा ना सर, अभी कैसे बता दे। देखने में तो सारी चीजें अच्छी लगती है। एकदम सही, एकदम सही। चलो, तो ये तो थोड़ा सा संतुष्टि हुई कि कैसा सिंपल प्रोसेस है ना। अब केस नंबर 2 समझते हैं। केस नंबर 2 क्या है कि इफ पोर्टल रिजेक्ट एनीथिंग, मतलब ये वो वाली कहानी है कि कस्टमर आपको कॉल किया, वो बोला कि सर मैंने टैली से एक जेसन बनाया है, और मैंने उस आपने भी ऑनलाइन चेक किया तो कोई भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन मिसमैच कुछ भी नहीं था। लेकिन जब अपलोड कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, और उस एरर को पकड़ने के लिए हम लोग ऑफलाइन टूल का सहारा लेना पड़ता था, है ना। ये वो सिनेरियो है। तो चलिए इस सिनेरियो को देखिए कैसे, क्या एरर आएगा और वो एरर हमें कहाँ पर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल GSTR1 पे ही है, और पर्टिकुलर उस मंथ को ले लेंगे जिस मंथ का आपको फाइल करना है अगेन। और यहाँ पर भी देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है ये रिटर्न। ठीक, एक्सचेंज पे गए, अपलोड GST रिटर्न, ठीक, सेंड किया, यस कर देंगे। और यस करते समय एक एरर आ गया, ठीक है, सम एरर। अब वो एरर कहाँ देखेंगे, तो उसके लिए आप जाएंगे GSTR1 में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिजेक्टेड बाय GST पोर्टल, यस करेंगे। और ये आपका रिजेक्शन क्यों हुआ, रिजेक्ट, GST नंबर एक्टिवेट था या फिर HSN नंबर गलत था, वो चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और एरर को कैसे सॉल्व करते हैं आप और हम बेहतर से अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो उस एरर पे जाके उसको फाइंड करना है और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इसको अनलिस्टेड कर दिया और सेव कर देंगे। और सेकंड हमारा एरर है HSN नंबर, ठीक है, एज पर टर्नओवर गलत हमारा HSN नंबर है। अब मेरा 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ के केस में आप सभी को पता है कि HSN नंबर 6 डिजिट का होना चाहिए, है ना। यूजर ने 4 कर दिया या फिर ओवरराइड कर दिया, तो हम उस 4 को 6 करने की कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ठीक है, यस करने के बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट जस्ट एंटर, तो यहाँ पे देखिए 4412 है, और आइटम के अंदर ऑलरेडी 8 डिजिट का नंबर डाला हुआ है। ठीक है, एज पर मास्टर लिया तो देखिए 8 डिजिट का HSN नंबर आ गया यहाँ पर। ये ह्यूमन एरर से छोटी छोटी गलती बाई मिस्टेक हो जाती है। तो ये करने के बाद वह एंट्री हमारी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन पे चली जाएगी, और उसको भी यहाँ से सही कर देंगे, जो पहले हम लोग ऑफलाइन टूल की मदद से फाइंड करते थे और फिर यहाँ पर आते थे। तो यहाँ मास्टर टू ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन टू मास्टर, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका सही इंफॉर्मेशन किधर पड़ी है, और उसको यहाँ पर टॉगल कर देंगे, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट हो गया। अब अगेन दोबारा फिर से आप GST अपलोड करेंगे, तो आपका क्या होगा, रिटर्न अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड GST और सेंड। ठीक है, अपलोड सक्सेसफुली कंप्लीट।
तो इस तरीके से हम ये सेकेंड सिनेरियो को हैंडल कर सकते हैं रिलीज 5.0। अच्छा सर। हाँ हेलो। हाँ 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 जैसे पहली बार में आपने जीएसटी रिटर्न का वो खोला, हाँ तो देयर आर मैनी ट्रांजेक्शन शोइंग। अब जो दूसरी बार में जब आपने जीएसटी रिटर्न खोला, तो फिर एक तो वो जो लाइन दिख रही थी कि इतने ट्रांजेक्शन है, बस। तो उस केस में हमें सारे ट्रांजेक्शन वहाँ शो ऑफ कंट्रोल डी करके जो हम लोग करते हैं अभी भी, क्या वहाँ पे वही वो भी करना पड़ेगा कि आप कुछ भी वहाँ पे GSTR 1 ओपन करके और आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, हो जाएगा? नहीं, कंट्रोल डी किस केस में क्या करते थे? नहीं नहीं, जैसे कि हम GSTR 1 जब एक बार ही अपलोड हमने कर दिया और ठीक। एरर आ गई, हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमने एरर सही की। हाँ उसके बाद हम दोबारा जब उसी चीज को ओपन करेंगे, हाँ तो वहाँ जितने ट्रांजेक्शन दिख रहे थे ना पहली बार में, हाँ हाँ ठीक है, जैसे अभी हम नॉर्मल रिलीज में एक्सपोर्ट करने जाते हैं GSTR 1, हाँ, समझ गए। ठीक है, हाँ जो JSN के लिए, तो हाँ, हम बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाकर नहीं करते हैं सारे ट्रांजेक्शन शो करने के लिए? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वहां पे वो सारे ट्रांजेक्शन शो होने चाहिए या फिर बस फाइल हो जाएगा वो? नहीं फाइल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो हम्म। जो किसी कारण से अपलोड नहीं हुआ था वो आपको जीएसटीआर वन हम्म, में दिख जाएगा, वो दो तीन एंट्री जो भी है। अच्छा। बाकी एंट्री अपलोड हो जाएंगी। फिर आप उसी दो अच्छा। एंट्री को सॉल्व करेंगे और फिर से जाके वो दो एंट्री को अपलोड कर देंगे। ओके। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ठीक पूरा है। डाटा अपलोड नहीं हुआ, जो एरर आया वो नहीं अपलोड होगा। अच्छा, पर्टिकुलर वो रुकवा रहा है, बस जब सही करेंगे तो वो भी फाइल हो जाएगा। वो भी फाइल हो जाएगा। और एक्चुअली हम्म। ये हम आपको लाइव इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि लाइव के लिए जीएसटी पोर्टल और जीएसटी कस्टमर का एक्चुअल डाटा होना चाहिए, और हमारे और आपके पास तो फिर भी होगा, हमारे पास वो भी नहीं है। जीएसटी इसीलिए हम लोग वीडियो से समझ रहे हैं। इसके आगे का जो है ना, जीएसटी कनेक्टेड के आगे का, अगर आप बोलेंगे अ, हम लोग लाइव हम्म। प्रोडक्ट में करके देखें तो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी हम्म, करके दिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जीएसटी कनेक्टेड वाली चीजें हमें वीडियो के माध्यम से ही समझनी पड़ेंगी। ठीक है। केस नंबर 3, जीएसटीआर 1 अपलोड कर रहे थे। अपलोड करते समय एकदम से चीजें रुक गई। थोड़े समय बाद टैली या फिर R1 फेल्ड हो गया, अपलोड नहीं हो पाया। जैसे आज के समय में होता है ना कि इनवॉइसिंग कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तो हम सभी को पता है कि इनवॉइसिंग क्यों नहीं हो रहा, ड्यू टू नेटवर्क इशू हो सकता है, ड्यू टू सर्वर डाउन चल रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो ये केस आपको जीएसटी पोर्टल में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? तो केस नंबर 3, यहाँ फिर से पर्टिकुलर मंथ में हम लोग आ गए। जिस मंथ का हमको रिटर्न फाइल करना है उस मंथ को ले लेंगे। अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन चेक कर लेंगे, जो नॉर्मल हम लोग क्रॉस चेकिंग करते हैं, अपलोड जीएसटी सिंपल, ठीक है, एंड सेंड कर देंगे। एंड यस करेंगे। अब देखिए ये थोड़ी देर के लिए होल्ड हो गया, मतलब, और ये फिर एक मैसेज आ गया कि आपका रिटर्न प्रोग्रेस में है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑल्ट जी एक्सचेंज रिफ्रेश जी स्टेटस। अब क्या करेंगे आप, 10-15 मिनट बाद इस चीज को दोबारा करेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप R1 पे जाएंगे तो आपको ये मैसेज दिखेगा, और नोटिफिकेशन में भी आपको ये ऑप्शन दिखेगा। ठीक, 5-6 मिनट बाद आप फिर से इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। ड्यू टू नेटवर्क इशू या फिर शटडाउन डार्मो की वजह से हो गया। तो ड्रिल डाउन कर सकते हैं, यहीं से आप मतलब एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही होगा कि जो एंट्री अपलोड नहीं हो वही दिखेगा, बाकी जो चला गया है तो चला। रिफ्रेश कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज पे जाके रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस, जो एंट्री अपलोड नहीं हो पाई उसको आप रिफ्रेश कर देंगे तो वो एंट्री वहां पर अपलोड हो जाएगी। तो इस चीज को भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड फोर, अपलोड फॉर IFF, जो लोग क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट टैक्स पेयर है उनके लिए। तो आप में से काफी लोगों को पता होगा, जस्ट एक रिमाइंडर है कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में क्या होता है कि IFF के जरिए, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के जरिए, उन टैक्स पेयर को B2B इनवॉइसेस एवरी मंथ अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, एंड फाइनल जो रिटर्न जाता है वो क्वार्टरली जाता है विद डॉक्यूमेंट समरी, HSN समरी। तो उस केस में जो 5.0 में क्वारम्पी स्कीम वाले भी इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग उस चीज को मैनेज, चलिए देखते हैं। तो अल्ट जी, मान लीजिए मैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में हूँ,
R1 पे गए और यहाँ पर देखिए अप्रैल से लेके जून, पहले तो हम लोग कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे और अप्रैल से लेके जून पूरा एक क्वार्टर सेलेक्टेड है, ठीक। और मान लेते हैं हमें अप्रैल मंथ का करना है, तो अपलोड जीएसटी रिटर्न पे जाएंगे और यहीं पर वाउचर कमांड 22 समरी 4 F12 में ही आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है कंसिडर रिपोर्ट IFF, इसको यस करते हैं तो टैली आपको अलाउ करेगा मंथ वाइज इनवॉइस को अपलोड करने के लिए। यहीं से आप मंथ को कर लेंगे सेलेक्ट। आप देख सकते हैं सिर्फ वाउचर आ रहा है, समरी काउंट नहीं आ रहा है, जो कि समरी काउंट हमेशा रिटर्न में ही जाएगा। यस करेंगे, ओटीपी डालेंगे और सेंड हो जाएगा। ये आपका अप्रैल मंथ का चला गया, ठीक है। इसी तरीके से मई मंथ का हम लोग अपलोड करेंगे जब मई मंथ आ जाएगा। इसी तरीके से जून मंथ का करेंगे या फिर जून के साथ, क्योंकि जून में क्वार्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो जून के साथ हम पूरा क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, है ना। दोनों सिनेरियो है यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए अप्रैल से जून ले लिया गया, वाउचर काउंट 8 और समरी 4 B2C जो भी थी सब आ गई यहाँ पर। सेंड करेंगे, यस कर देंगे, तो ये आपका क्वार्टरली रिटर्न भी अपलोड हो गया। तो जो अप्रैल मंथ में और मई मंथ में B2B अपलोड किया था वो फिर से अपलोड नहीं होगा, जो उस मंथ का B2C था वही जाएगा, क्योंकि B2B आपने पहले कर दिया था। तो क्वारंटी स्कीम वाले भी इसके थ्रू रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। नाउ लास्ट हमारा है अपलोड GSTR 3B। तो R1 नहीं, साथ ही साथ में आप 3B को भी अपलोड कर सकते हैं टैली से, ठीक है। तो सेम, चलिए सेम वैसे सेम प्रोसेस है, फिर भी देख लेते हैं। हम चलेंगे 3B में, ठीक है। और जो फॉर्मेलिटीज करते हैं कि पर्टिकुलर मंथ को सेलेक्ट करना, कोई मिसमैच तो नहीं है उसको चेक करना, प्रॉपर तरीके एक तरीके से प्रॉपर तरीके से डाटा को चेक क्रॉस चेक कर लेना अपलोड करने से पहले ना। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं यहाँ पर। और एक्टिविटी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, और उसके बाद एक्सचेंज पे क्लिक करके फिर से अपलोड करेंगे और बस सेंड बटन पे क्लिक कर देना है और यस कर देंगे, ठीक है। तो आपका GSTR 3B भी टैली से अपलोड हो गया, ठीक है। एक्टिविटी ट्रैक हो गई आपकी कि किस डेट को कितने बजे आपने ये काम किया था। तो क्या देखा, रिटर्न अपलोड की बेनिफिट्स क्या है कि अब आपको कोई भी जेसन एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टैली जीएसटी पोर्टल से कनेक्टेड है। कुछ भी मॉडिफिकेशन, अपलोड, डिलीट कुछ भी करते हैं तो वहीं डायरेक्ट टैली से ही आपका हो जाएगा। इन केस अगर कुछ रिजेक्शन होता है किसी चीज को लेके, है ना, तो आपको री अपलोड करने की जरूरत नहीं है। 5-6 मिनट बाद आप रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस कर देंगे। इन केस ऑफ अगर मल्टीजन जीएसटी कंपनी में है तो आप सिंगल क्लिक में ये सारी रिपोर्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अलर्ट्स भी आपको मिलेगा कि जो भी आप अपलोड या फिर डाउनलोड कर रहे हैं उसका आपको एक ट्रैकर रिपोर्ट भी मिलेगा, जो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और अपलोड करने के बाद अगर आप उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस करते हैं अपलोड के बाद, ठीक है, तो वो आपको हाईलाइट एक सेपरेट बकेट में दिखाई देगा। ये है इसका बेनिफिट। तो यहां से हमारा कंप्लीट हो जाता है रिटर्न अपलोड का सिनेरियो। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, ओके। अब समझते हैं रिटर्न डाउनलोड, ठीक है। तो रिटर्न को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड क्यों करते हैं? रिटर्न को रिकंसिलिएशन करने के लिए। तो पहले हम लोग रिटर्न डाउनलोड समझेंगे, बाद में रिटर्न रिकंसिलिएशन, एक एक करके। तो आज के समय में क्या है, कैसे करते हैं यूजर की, और क्यों किया जाता है रिटर्न डाउनलोड? इसलिए किया जाता है ताकि हमारा ये इंश्योर करना कि एज पर जीएसटी पोर्टल पे जो डाटा है और एज पर जो हमारी बुक में डाटा है ना, वो दोनों पूरा दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो उसके लिए हमें जेसन फाइल पोर्टल से डाउनलोड करके पर्टिकुलर
उस रिटर्न में जाके इंपोर्ट करना पड़ता था। और जेसन को बनने में जीएसटी पोर्टल में अप्रोक्सीमेटली आपका 15 से 20 मिनट लगता है। अगर आप कोई भी R1 अपलोड करिए तो जेसन बनने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है जीएसटी पोर्टल में। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जीएसटी पोर्टल में आज के समय में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आप जीएसटी 3B का जेसन क्रिएट कर पाए। ठीक है, जीएसटी पोर्टल में आपको हमेशा जीएसटी 3B का पीडीएफ ही फॉर्मेट मिलता है। तो अगर आपके पास टैली है तो टैली से ही आपका जीएसटी 3B जेसन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये है जो आज के समय में हम लोग करते हैं। देयर इज नो वे टू डाउनलोड द जेसन फाइल। जीएसटी पोर्टल पे जाके आप कोई भी जेसन फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते। अब इसी चीज को देखिए, चलिए टैली में देखते हैं हम लोग। तो डाउनलोड कर सकते हैं रिटर्न R1, 2A, 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 2B एंड 3B। ठीक, कैसे डाउनलोड करेंगे? तो जस्ट डाउनलोड करने से पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं। ये चीज बच्चे बच्चे को पता है ना, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा कि जो ब्लैक कलर का डाटा होता है वो टैली का डाटा होता है, अच्छे से जानते हैं आप लोग। और जो ब्लू कलर का डाटा होता है वो जीएसटी पोर्टल का डाटा होता है। तो जस्ट यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है कि अभी आप अलग अलग रिपोर्ट में जाकर देख रहे हैं कि टैली का ही डाटा दिख रहा है। ठीक है, जीएसटी का डाटा नहीं दिख रहा है, एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है, अब एक्सचेंज पे चले गए, डाउनलोड रिटर्न। ठीक, कॉन्फ़िगर में जाके आप मल्टीएन जीएसटीएन है तो सेलेक्ट कर लेंगे पर्टिकुलर कंपनी, सिंगल है तो आएगा नहीं ऑप्शन। दूसरा यहाँ पर रिटर्न टाइप, कौन सा रिटर्न टाइप आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑल भी कर सकते हैं, सेलेक्टिव भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर एक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि पीरियड भी ले सकते हैं कि अप्रैल मंथ का ही चाहिए या फिर अप्रैल से लेकर जून मंथ, तीनों मंथ का चाहिए ना। हर तरीके से कंडीशन देके आप यहाँ पर सेट कर देंगे और सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ये डाउनलोड होगा, ठीक, ओटीपी वटीपी सबको देना ही पड़ेगा है ना, हर बार कर एक्टिविटी करने पे। तो जैसे ये डाउनलोड होगा तो पर्टिकुलर हर वो रिटर्न पे चला जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया था और ऑटोमेटिक सारी एंट्री रिकनसाइल्ड हो जाएंगी। ठीक, बस कुछ ही एंट्री होंगी जो रिकनसाइल्ड नहीं होंगी, जो कि वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड कंप्लीट। अब पर्टिकुलर आप उस रिटर्न पे जाके देखेंगे तो वहां पर जीएसटी पोर्टल का डाटा ये देखिए दिख रहा है ना। और ऑटोमेटिक रिकनसाइल्ड हो गई है एंट्री, कुछ नहीं करना पड़ा, ये रिकनसाइल्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो वो ह्यूमन एरर कि इनवॉइस नंबर मैंने आपको 15 दिया, आपने जीएसटी पोर्टल में 14 अपलोड कर दिया, तो उस चीज को कैसे रिकनसाइल करेगा टैली, है ना। लेकिन आपको जानकारी दे देगा कि क्यों नहीं रिकनसाइल्ड हो, तो आप उस चीज को क्रॉस चेक करके सही कर देंगे तो एंट्री रिकनसाइल्ड हो जाएगी। ठीक है, 90% आपका डाटा अगर सही है, आपका और आपके सप्लायर ने सही अपलोड किया है तो रिकनसाइल्ड हो जाएगा। तो ये था रिटर्न डाउनलोड का प्रोसेस। तो क्या बेनिफिट है कि पोर्टल पे इंतजार नहीं करना है कि जेसर बनेगा और 15-20 मिनट बाद और उसको अपलोड डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड मल्टीपल रिटर्न, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल ऑप्शन ना, मंथ वन क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जीएसटी पोर्टल में आज के समय में क्या है, आपको एक एक करके जेसन डाउनलोड करना पड़ता है, मंथ वाइज एक साथ अप्रैल से लेके जून तक नहीं डाउनलोड कर सकते। पहले अप्रैल का करेंगे R1, 2A, 2B, 3B, फिर मई मंथ का करेंगे R1, 2A, 2B, 3B, इस तरीके से मंथ वाइज करना पड़ता है। ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटस आपको तुरंत अपडेट करके दे दिया जा रहा है कि तुरंत एंट्री रिकंसाइल्ड हो जा रही है, जो डाटा मैच हो रहा है। 3B भी आप एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं जेसन को। एंड जीएसटी 3B में एक नया ऑप्शन आपको मिल रहा है, आईटीसी ब्रेकअप। आईटीसी ब्रेकअप से आपको ये हेल्प करेगा कि आपका ऐसा कौन सा आईटीसी है जो आपको इस मंथ में मिलना था बट किसी कारण आपको वो आईटीसी अगले मंथ में मिल रही है, या फिर अगले मंथ में मिलने वाली थी आईटीसी वो आपको इस मंथ में मिल रही है। तो ये आपको एक रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो ये चीज अगर भी हम लोग प्रोडक्ट में देखें, जस्ट एक ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको। रिकंसिलिएशन
ठीक, चलते हैं जीएसटी 3B पे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको आईटीसी ब्रेकअप का एक ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करेंगे तो ये आईटीसी ब्रेकअप आपको यहाँ पर देखिए 2 कॉलम और है आगे ना, कि अदर पीरियड की आईटीसी अगर कोई होगी पर्टिकुलर अगले मंथ की आईटीसी जो आपको इस मंथ में मिल रही होगी यहाँ पर दिखेगा। करंट मंथ की आईटीसी आपकी कितनी है यहाँ पर दिखेगा। टोटल आईटीसी आपका क्या है इस मंथ का वो यहाँ पर दिखेगा। कई बार क्या होता है आपने परचेज तो चढ़ा लिया, सामने वाले सप्लायर ने वो इनवॉइस अपलोड नहीं करी, तो सभी को पता है उस चीज का आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी जब मिलेगा सब जब सामने वाला सप्लायर उस इनवॉइस को अगले मंथ में चढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आप आईटीसी ब्रेकअप से देख पाएंगे। फिर रिटर्न रिकंसिलिएशन। तो आज के समय में अगर आपको रिटर्न रिकंसिलिएशन करना है तो मैनुअल इफेक्ट डालना पड़ता है, एक एक एंट्री को मार्क करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है ना। इन केस ऑफ अगर इनवॉइस में टीडीएस है तो वो एंट्री रिकंसाइल नहीं होती, उसके लिए टीडीएस के लिए एक अलग से जनरल वाउचर क्या है पास करना पड़ता है। क्योंकि जीएसटी पोर्टल में तो आपको सिर्फ टैक्स वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू बताना पड़ता है। टीडीएस का आई थिंक कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं आता है। अमृत अमृत है लाइन पे? अमृत, आई थिंक मेरे हिसाब से टीडीएस का ऑप्शन नहीं आता है जीएसटी पोर्टल पे। आपको आई थिंक टैक्स वैल्यू इनवॉइस वैल्यू बतानी पड़ती है। अगर ऐसी कोई इनवॉइस है जिसमें राउंड ऑफ है, कुछ पैसों को लेके डिफरेंट है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है ना। या फिर इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर सप्लायर ने कुछ और अपलोड कर दिया और आपने अपने बुक में कुछ टैली में कुछ और चढ़ा दिया, है ना। कई बार क्या हाँ होता है संदीप कुछ बोल रहे थे। ये जो टीडीएस, अगर हम कोई टीडीएस का डिटेल क्या जीएसटी पोर्टल पे जाता है? नहीं, नहीं जाता है ना। टीडीएस की रिटर्न अलग फाइल होती है ना। हाँ, जैसे कोई इनवॉइस में टीडीएस लगा है तो जीएसटी पोर्टल को तो जीएसटी को तो सिर्फ 3 चीजों से मतलब है, टैक्स वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू, है ना। कहाँ खो गए? हाँ चलो। हाँ, यही रीजन है कि अभी जब आप टैली में करोगे तो वहां पे आपको मिसमैच भी आएगा। जिस इनवॉइस के अंदर टीडीएस का होगा ना तो वहाँ टोटल वैल्यू प्लस या माइनस होगी, तो आपका वैल्यू नहीं मिलेगा, इनवॉइस वैल्यू नहीं मिलेगा, उसकी वजह से वहाँ मिसमैच भी दिखाएगा। हम्म। तो उसको जब आप ऑप्शन के थ्रू क्लियर करोगे तो वो सही हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक हट जाएगा वहां से। और कई बार हम लोग जेसन अपलोड करके रिकंसाइल कर रहे हैं तो पता चलता है कि ये पर्टिकुलर एक पार्टी है, हमारे नाम से बिल काटी, हमको पता ही नहीं है। इन केस बाई चांस हो सकता है आप इनवॉइस चढ़ाना भूल गए हो, आईटीसी लेना भूल गए हो, है ना। तो ऐसी भी पार्टी का डिटेल आपको टैली क्या करेगा, शो करेगा। तो वो चलिए। भी होता है और साथ में ये भी होता है कभी कभी, जैसे हमारा जीएसटी नंबर किसी के पास नहीं है, किसी एक दो जीएसटी नंबर में गलती हो जाती है, किसी दूसरे का रिटर्न हमारे यहाँ फाइल हो जाता है, मतलब हमारे जीएसटी नंबर पे। ये भी एक केस आता है। हम्म। मतलब हमने ना ही उनसे परचेज किया भी नहीं है और ना ही मैं उनको जानता हूँ, बट उसका परचेज कभी कभी हमारे यहाँ शो करता है, वो गलत रिटर्न फाइल होने की वजह से ऐसा आता है, तो उस जगह पर भी ये काम आएगा। हाँ एकदम, जैसे कि कई बार गलत नंबर लग जाता है, एक नंबर गलती से कुछ और हो गया, दूसरे कॉल लग गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आईटीसी रिकंसिलिएशन कैसे होगा? तो फिर से वही सेम प्रोसेस किया जा रहा है कि रिकंसाइल करने से पहले पर्टिकुलर वो सारी रिपोर्ट को ओपन करके दिखाया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जीएसटी का डाटा नहीं है, जो ब्लैक दिख रहा है वो टैली का डाटा है ना, जानकारी के लिए दिखाया जा रहा है। अब अगेन फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सेम वही से जो अभी इससे पिछले वाली वीडियो में देखा था, सेम प्रोसेस डाउनलोड किया जा रहा है। और डाउनलोड के बाद हम मंथ लेंगे।
ठीक है, ओटीपी। तो एक बार टैली में आपको जीएसटी लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार करेंगे तो वो जीएसटी लॉगिन टैली में 6 घंटे के लिए सेव हो जाएगा। 6 घंटे के बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाउनलोड कंप्लीट हमारा। तो आप देख सकते हैं बाकी सारा एंट्री रिकनसाइल्ड हो चुका है, और जो रिकनसाइल्ड नहीं वो ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर एंटर करेंगे। अगर इसको हम यहाँ से थोड़ा सा पोज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 273 आपने टैली में ये रिकॉर्ड किया है। एज पर जो जीएसटी पोर्टल डाटा है वो ये है, और आपका टैक्स अमाउंट भी मिसमैच क्या है हो रहा है ना। तो सेम वही है, एंट्री को ओपन करके क्रॉस चेक करेंगे कि कहाँ पर ये गलती आ रही है। हो सकता है कि उस इनवॉइस में टीडीएस लगा हो, पर्टिकुलर टीडीएस की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, जो भी बात हो रहा था। तो चीज़ों को क्रॉस चेक करके वहीं टैली से ही आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है कि नो नीड टू डाउनलोड जेसन। डिफरेंट टाइप्स की रिटर्न्स के लिए डिफरेंट जेसन या फिर डिफरेंट पीरियड करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑटो जीएसटी से कनेक्टेड है। और टीडीएस के लिए एक सेपरेट अलग से वाउचर पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से कर सकते हैं। हालांकि जितने यहाँ पॉइंट वीडियो में सही तरीके से वो चीज़ दिखाई नहीं गई जो दिखाना चाहिए था। जस्ट एक सिंपल सा आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया कि रिकनसाइल का प्रोसेस ये है। जब आप कस्टमर का करेंगे या फिर देखेंगे तो हो सकता है कई सारे आपको नए चैलेंजेस देखने को मिले, है ना। तो धीरे धीरे सीखेंगे हम दोनों। तो एक ये भी चैलेंजेस देखने को आपको मिल सकता है कि आपने रिकनसाइल किया, उसमें से 2-3 पार्टी ऐसी हैं जो दिख रही है जीएसटी पोर्टल में, जो अभी अमृत ने बोला ना। गलत जीएसटी नंबर पढ़ने से वो जो परचेज है हमारे जीएसटी पोर्टल में दिख रहा है, और हमने उनसे परचेज नहीं किया। तो इजीली फिगर आउट कर पाएंगे कि आपने इस पार्टी से ट्रांजेक्शन किया है कि नहीं किया है। और टैली आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो पार्टी है, जो मास्टर है, आपके क्या कहता है, आपके टैली में नहीं है, और वो इटैलिक में दिखेगा, इटैलिक बोल्ड में दिखाई देगा। ठीक है, एंड राउंड ऑफ जो इनवॉइस में हमारा कुछ पैसों को लेके 1, 2, 19, 50, 30, 5 पैसे को लेके जो डिफरेंट होता है, उस चीज को भी आप आसानी से इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये जस्ट प्रोडक्ट में थोड़ा सा दिखाते हैं। तो इसके लिए आप कंपनी के F11 फीचर्स पे जाके, है ना, सेट अल्टर जीएसटी रेट पे जाके, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं कई सारे, है ना। इग्नोर इनवॉइस टैक्स वैल्यू, 1 रुपये करना चाहते हैं, 2 रुपये करना चाहते हैं, है ना, लेस देन ग्रेटर देन। तो ये चीज़ यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं जो इनवॉइस राउंड में आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐड की गई हैं जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से यस कर देंगे तो आपका इनवॉइस राउंडिंग वाला जो एरर है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड अब समझते हैं रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस। तो यहाँ तक का क्लियर है, सब लोग है ना। अरे 10 बजे अवधेश आप हो, दीपक। सर हैं, हम हैं। हाँ, अगर देखिए अगर एक लोग भी रहेगा तो ठीक है, बताएंगे। 10 एक लोग भी रहेगा। ठीक है, पता चला बोलते जा रहे हैं। अभी तक का क्लियर है ना। हाँ ठीक है, बाकी ऑफलाइन मिलते हैं 12 तारीख को और 13 तारीख को। तो जो डिस्कशन होगा ऑफलाइन भी हम लोग करके देखेंगे। सर ऑफलाइन मीटिंग की टाइमिंग क्या है? मेल पे आ जाएगा सतमान। ठीक है सर। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग तो टैली के थ्रू ही हम लोग रिटर्न फाइलिंग भी कर सकते हैं। तो आज के समय में क्या करते हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए, चलिए कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। सभी को पता है कि बिफोर रिटर्न फाइलिंग
फाइलिंग करने से पहले आप 10 बार डाटा चेक करेंगे टैली में जाके कि ये सही है कि नहीं है, एज पर जीएसटी पोर्टल, एज पर आवर योर बुक ना। मल्टीपल टाइम आप डाटा को स्विच करेंगे, चेक करेंगे कहीं हमारा कोई मिसमैच, एंट्री गलत तो नहीं हो रही अपलोड करने से पहले, ठीक है। और जिसका बेसिक फ्रीक्वेंसी होगा, जिसका मंथली जाता है वो मंथली के हिसाब से दिखेगा, जिसका क्वार्टरली जाता है वो क्वार्टरली के हिसाब से क्या करेगा, चीज़ों को करेक्ट करेगा, कंप्लीट करेगा। और इस एक्टिविटी को करने में मैनुअल काफ़ी इफेक्ट लगता है, काम लगता है, मेहनत लगती है ना। एंड फाइनली जब पूरी चीज़ें सही हो जाती है तो फाइनली आप एक जेसर बना के उसको अपलोड करते हैं, ठीक है। ये काम करना पड़ता है। नाउ अब टैली में इस चीज़ को कैसे करेंगे, क्योंकि सब कुछ टैली से ही हो रहा है। तो रिटर्न फाइलिंग GSTR1, तो एक्सचेंज। अब देखो यहाँ ये डायरेक्ट हम लोग फाइल GSTR1 में पहुंच गए। इसका मतलब हमने उससे पहले का सारा एक्टिविटी कर ली कि हम R1 पे गए, सारी एंट्री को क्रॉस चेक किया, कोई मिसमैच, कोई एरर, कोई इस तरीका सा सब कुछ किया। उसके बाद हम आके एक्सचेंज पे GSTR1 पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइल GSTR1, उसके बाद ये ऑप्शन आया, कंपनी कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ से भी आप डेट चेंज कर सकते हो ऑफ कोर्स, है ना, आपका आ गया। और मंथ ले लेंगे अप्रैल, जो भी फाइल करना है। और जो आपका B2B चला गया होगा मंथ वाइज जो आप अपलोड कर रहे थे वो नहीं जाएगा, ठीक है, कि स्टार्टिंग से सिर्फ चला जाएगा OTP और ये प्रोसेस स्टार्ट हमारा। तो यहाँ पर देखिए एक ये पिक्चर आ गई कि द डॉक्यूमेंट समरी इज मैच, द समरी इज आवर बुक, कि मतलब आपका डाटा GST पोर्टल से पूरी तरीके से मैच हो रहा है। कंटिन्यू फाइलिंग, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, जैसे कि नॉर्मल हम लोग अभी करते हैं फाइलिंग करने से पहले। और इन केस अगर मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर लिख के आएगा द डॉक्यूमेंट समरी इज नॉट मैच द समरी इन योर बुक्स। तो क्यों नहीं मैच किया, इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आएगा। और उस मैसेज को देखने के बाद आप फिर अगेन GSTR1 में जाएंगे, वो गलती आपको बता देगा, उस गलती को सही करेंगे और फिर से आके इस प्रोसेस को करेंगे। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में वो प्रोसेस दिखाया गया नहीं है, ठीक है। सिंपल सा R1 अपलोड कैसे होता है वो बताया गया है। तो बहुत सी चीजें जब आप कस्टमर को सपोर्ट देंगे 1 to 1 तो हम लोग सीखेंगे। तो अभी मान के चल रहे हैं सब कुछ ओके है, हमारा डाटा और GST डाटा मैच कर गया, ठीक है। जो भी क्रॉस चेकिंग करनी है, टेक्स्ट वैल्यू, ये सब चीजें मैच कर लेंगे और कंटिन्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देंगे। तो दो ऑप्शन मिलेगा, DSC से करना चाहते हैं या फिर EVC से करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग लेते हैं EVC, ठीक। EVC में आपका OTP जाता है, पार्टी अपना पैन नंबर डालेगी और उसके में एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। और आपका ये GSTR1 फाइलिंग सक्सेसफुल, फाइल हो चुका। और जो GST पोर्टल में ARN नंबर और डेट मिलता है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप व्यू समरी करके आप देख सकते हैं ना, ARN नंबर, डेट, सब कुछ। इसका प्रिंट आउट लेके भी आप रख सकते हैं फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस, है ना। और प्रिंट आउट भी लेके रखा ही जाता है, जो लोग फाइलिंग करते हैं उनको पता ही है। तो इसका आप टैली से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और इन केस अगर आप यहाँ पर निकालना भूल जाते हैं, ठीक है, तो गोटो की मदद से यहाँ पर सर्च करेंगे ना R1, तो R1 में आपको जिस मंथ का मैंने फाइल किया था उस मंथ में जा रहे हैं जो दिखाने के लिए, है ना। तो हम लोगों ने अप्रैल मंथ लिया था। तो यहाँ पर देखिए आपको ARN नंबर, ARN डेट, स्टेटस मतलब फाइल हो चुका है, ये दिख रहा है, ठीक है। चलो, इस वीडियो में नहीं बताया गया है कि अगर हम समरी को डाउनलोड करना भूल जाते हैं, प्रिंट करना भूल जाते हैं, कहाँ से देखेंगे। चलिए हम आपको टैली में लाइव दिखा देते हैं। तो इनकेस आपका R1 फाइल हो गया और आपने व्यू समरी को प्रिंट आउट करना भूल गए, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, Alt G करिए, सर्च करेंगे फाइल तो GSTR1 फाइल समरी दिखेगा। और यहाँ पर ARN नंबर, ARN डेट, यहाँ पर यस होगा, एंटर करेंगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगी जो आपने वीडियो में देखी और उसका यहाँ से प्रिंट आउट
ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट पे चले जाएंगे, जिस मंथ का आपने फाइल किया था उस मंथ को कर लेंगे सेलेक्ट और चेंज व्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको GSTR1 फाइल समरी डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जहां से आप दोबारा फिर से उस समरी को डाउनलोड करके मतलब प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है कि कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, कुछ भी मैनुअल नहीं करना है, सब कुछ हो रहा है। नो नीड टू लॉग इन जीएसटी पोर्टल, ESV DSC कनेक्ट करना, डायरेक्ट सब कुछ टैली से ही है। इन केस ऑफ एनी मिसमैच डाटा तो आप दोबारा से उस रिटर्न में जाएंगे तो आपको दिखेगा क्यों मिसमैच नहीं हो आपका हुआ है, किसी वजह से एंट्री मिस नहीं की है ना। रिटर्न प्रोसेस को अगर अपलोड करते समय भी रिटर्न बीच में रुक जाता है तो आप उसको रीज्यूम कर सकते हैं, मतलब रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार आपने अगर रिटर्न फाइल कर दी, फाइल करने के बाद उसका स्टेटस आपको, आपने देखा ना वहाँ R1 पे गए थे तो स्टेटस क्या लिख के आ रहा था, फाइल, ARN नंबर, ARN डेट। और अगर उसके बाद भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होगा तो उसके लिए एक हाईलाइट, एक सेपरेट अलग से दिखाई देगा कि ये मॉडिफिकेशन के बाद हुआ है। GSTR1 समरी विथ एक्नॉलेजमेंट नंबर, ARN नंबर जो हम लोग बात कर रहे थे वो टैली में फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव हो जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, नील रिटर्न। तो जिसका अगर नील रिटर्न भी होगा, किसी मंथ मान लीजिए सेल नहीं हुई, किसी जीरो सेल है, तो उस केस में फाइल तो करना ही पड़ता है रिटर्न, तो आप टैली से डायरेक्ट नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे आपने R1 का देखा। एंड अब नेक्स्ट है अपना ITC एट रिक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट एट रिक्स। तो आज के समय में ITC सही समय पे मिलना, ITC को मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है ना। कई बार वैसे तो कुछ डिफॉल्ट क्रेडिट जो पीरियड है बिजनेस में, कोई 30 या फिर 50 दिन, 15 दिन ऐसे उधार चल रहा है ना, एज पर GST नॉर्म जो भी क्रेडिट पीरियड है। इन मल्टीपल टाइम्स में क्या होता है कि सप्लाई इनवॉइस अपलोड करना ही भूल जाता है। अब मैंने तो परचेज चढ़ा लिया, मैंने तो उसको पेमेंट कर दिया, अब सामने वाले ने इनवॉइस ही नहीं चढ़ाई तो हमको तो उस इनवॉइस का ITC मिलेगा नहीं उस मंथ में, तो मेरा क्या हुआ, ITC लॉस हो गया। हालांकि अगले महीने मिलेगा बट इस मंथ का तो ITC लॉस हो गया, हमारा पैसा सही जगह जो लगना था वो नहीं लग पाया, है ना। इन इफ पेमेंट कर दिया तो ऐसे केस में हमारा जो है कैश फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, कैश कम है, आपने तो ये सोच के पेमेंट किया कि ITC आपको मिल जाएगा तो टैक्स में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब सामने वाले ने ITC इनवॉइस अपलोड ही नहीं किया, आपको ITC मिला नहीं, आपकी जेब से तो पूरा का पूरा टैक्स चला गया उस मंथ में। ठीक है, और जो बड़ी कंपनीज होती है, जो ऐसे बिजनेस होते हैं जो 1 से 2% में काम करते हैं, इन द ना मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, 1 से 2% में काम करते हैं, तो ऐसे में बिलिंग तो उनका बहुत मोटा होता है ना। टैक्स जो प्रोडक्ट हायर रेट होता है वो प्रोडक्ट टैक्स का डिस्काउंट से कम होता है, मतलब टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है, मार्जिन बहुत कम होता है। तो ऐसे में अगर वो पूरा का पूरा बिल अमाउंट पेमेंट करते रहेंगे और उनको उस मंथ की ITC नहीं मिलेगी तो उनका क्या होगा, कैश ब्लॉकेज हो जाएगा। तो अब आप टैली से ही चीजों को ट्रैक कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि आपको किस इनवॉइस का क्या ITC मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किस इनवॉइस में आपका ज्यादा ITC जा रहा है, किसमें कम जा रहा है, ये सारा चीज आप टैली से ही देख पाओ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं रिसीवेबल एंड पेबल्स रिपोर्ट में। इसको आप पार्टिकुलर अकाउंट में भी जाके देख सकते हैं। कहाँ गया, वीडियो चालू नहीं हुआ, गंभीर समस्या कब हो गया। कहाँ चला गया, जी हाँ।
डिस्प्ले मोर आउटस्टैंडिंग रिसीवर रिपोर्ट। तो ये पेबल्स रिपोर्ट है जो हमें किसी पार्टी को पे करना है। ये नॉर्मल रिपोर्ट जो आज के समय में है, लेकिन यहाँ एफटल में एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, सो आईटीसी एट रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट। ठीक है, इसे आप यस कर देंगे। जीएसटी स्टेटस अगर देखना है इसे यस कर देंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगता है यस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आईटीसी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, स्टेटस एक्सक्लूड, रिकंसाइल्ड, आपका आपका अवेलेबल इन बुक्स, कई सारी चीजें जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा इसका मतलब वो ओके है। तो जिसमें ये आईटीसी टैक्स आ रहा है इसका मतलब डिफरेंस। ठीक है, आपको इसका डिफरेंस पे करना है। ये देखिए मिसमैच में जा रहा है, मिसमैच में जा रहा है। और अवेलेबल ओनली इन बुक्स, आपके ही बुक में है, मतलब आपकी टैली में है, ये इनवॉइस जीएसटी पोर्टल में नहीं है, ये बता रहा है। तो इस तरीके से देखिए पूरा आपको कितना टोटल आईटीसी लॉस हो रहा है ना। तो ये दिख रहा है। अगर आप पर्टिकुलर एंट्री पे ओपन करेंगे जीएसटी इन्फो, ठीक है, जीएसटी इन्फो क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एज पर बुक जो आपने रिकॉर्ड किया है टैली में, एज पर जीएसटी पोर्टल सेम मैच कर रहा है, लेकिन टैक्स अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 3600 आ रहा है, इसमें 1800 आ रहा है। यहाँ पर आपका ये सिनेरियो हो सकता है कि पेमेंट है ना, पेबल है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया मैंने दीपक से, ठीक है, 18% का आइटम था। गवर्नमेंट ने उस 18% वाले प्रोडक्ट को 5% कर दिया। दीपक को इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो दीपक ने उस प्रोडक्ट को 18% पे ही मेरे नाम पे बिल काट के भेज दिया। इन्होंने अपने टैली में सही नहीं किया और उसका इनवॉइसिंग कर दिया या फिर इनवॉइस अपलोड कर दी। तो जीएसटी पोर्टल में तो दिख रहा है इतना, और जब मेरे पास आया तो मैंने देखा कि ये तो प्रोडक्ट अब 5% का हो गया है, इस पे तो 18% अब नहीं रहा, पहले था। तो उस केस में हमारा ये आईटीसी डिफरेंट आ सकता है। तो ऐसे में दीपक से हम बोलेंगे या तो उस इनवॉइस को सही करे, और या फिर क्योंकि उस पे 18 पहले था, अब तो 5% है, तो हम 5% के हिसाब से टैक्स देंगे। तो इस तरह का अगर सिनेरियो है, इस तरह का जो प्रॉब्लम है, तो इसका डिफरेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपका वो भी दिखेगा कि सप्लायर ने आपके नाम पे बिल तो काट दिया, वो इनवॉइस जीएसटी पोर्टल में अपलोड किया है कि नहीं किया है, वो भी आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे। अरे यार क्या हो रहा है बार बार। अमृत तुम्हारा भी पीपीटी बंद हो रहा था क्या? बंद हो जा रहा है बार बार ऐसे। लेकिन ऐसे तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हेलो, क्लियर है? सर क्लियर है सर, आप बताइए सर। अच्छा, चलो तो ये यहाँ तक अपना हो गया। और अब आते हैं ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन।
अच्छा, अब यहाँ से चीज़ों को हम लोग लाइव प्रोडक्ट में करके देख सकते हैं और हम लोग लाइव ही करेंगे। वीडियो में उस तरीके से बोलना समझाना थोड़ा सा वो हो जाता है ना? तो चलिए हम लोग लाइव करके देखेंगे। यहाँ से जितना भी है लाइव करेंगे हम लोग, क्योंकि इससे ऊपर वाले में सब वीडियो के सहारे ही रहना था हम लोग को। ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन। तो अब आप टैली पे जाएंगे, ये हमारा देखिए 5.0 है और सबसे अच्छी पहचान ये है कि बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन से पहचान सकते हैं 5.0। नहीं तो आप हेल्प में जाके अपग्रेड पे चेक करेंगे 5.0 बीटा। ठीक है, तो अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो सिंपल जाएंगे क्रिएट लेजर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फेच डिटेल यूजिंग जीएसटी। क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस पार्टी का जीएसटी नंबर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिल्ली का ही डाल दिया, AACP7879D1Z2। तो क्या हुआ, एज पर जीएसटी पोर्टल एज पर बुक आपको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ यहाँ पर आ गई। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कि नहीं हमें कुछ ये मल्टीपल लाइन में आ रहा है, हमको एक ही लाइन में एड्रेस चाहिए, तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया बाद में आपको एज अ सही करना है ना, तो आप ये क्या करते, अपडेट एज पर पोर्टल, तो जैसे ही कर देंगे तो जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। यहाँ पर आपको उस पार्टी का स्टेटस रेगुलर सब कुछ दिखेगा और कंट्रोल ऐसे सेव। तो देखिए ऑटोमेटिक लेजर क्रिएट हो गया। और इसमें आपको बस सिर्फ दो ही चीज़ें सेलेक्ट करनी है, एक तो ग्रुपिंग, क्योंकि आज के समय में अगर आप जीएसटी पोर्टल में भी जीएसटी नंबर से सर्च करते हैं किसी का डिटेल, तो वहाँ पर ग्रुपिंग नहीं दिखता है कि वो कस्टमर है कि सप्लायर, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कस्टमर हो मेरे लिए सप्लायर। तो डेबिटर से क्रेडिटर ये सेलेक्ट कर लेंगे और उसका जो मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। बाकी सारी चीज़ें देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई। ऑटोमेटिक लेजर आपका क्रिएट हो जाएगा। कितना इजी है लेजर को क्रिएट करना। तो सर एक बात बताइए। एक हेलो। एक मिनट दीपक भाई। हाँ कौन बोलो। सर अभी तक आप ऑफिस पहुंचे नहीं ना? ट्रेनिंग में है, अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ बोलिए दीपक। हम ये कह रहे थे, जैसे आपने एक बार बताया था कि आप जो जीएसटीएन वाला अपलोड है, ठीक है, जीएसटी से ऑटो लेजर क्रिएशन जो है, उससे आपने ये बताया था कि एक्सेल से भी अपलोड कर देंगे एक साथ जीएसटी नंबर तो भी लेजर बन जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये फिर तो अगर मान लीजिए किसी ने थाउजेंड्स ऑफ लेजर बनाए एक साथ और वो उसने सिर्फ जीएसटी नंबर डाले, हाँ तो भी सबके ग्रुप को अल्टर करने पड़ेंगे उसको। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। इससे बेहतर एक्सेल इंपोर्ट ना कर ले आदमी। कर लीजिए, उसमें आप एड्रेस का मैपिंग करिए, स्टेट का मैपिंग करिए, कंट्री का मैपिंग करिए, पिन कोड का मैपिंग करिए, जीएसटी नंबर का मैपिंग करिए, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन टाइप का मैपिंग करिए करिए। सही है गुरु। गिरवा दिया। सही बात है। वहां कुछ पर अच्छा है तो कुछ गड़बड़ भी है। देखो आज के इनको समय वहां पे इनको वहां पे ग्रुप का ऑप्शन दे देना चाहिए था वैसे। नहीं कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यही जीएसटी नंबर आपके लिए हो सकता है कस्टमर हो, मेरे लिए सप्लायर हो। नहीं डिफॉल्ट में नहीं दे रहा हूँ। जैसे अभी प्रोडक्ट पे जाएंगे, आप एक बार जाइए ना, हाँ फैच डिटेल पे क्लिक करेंगे, हाँ ठीक है। अब यहाँ एक कॉलम दे दें इसी के आगे कि जीएसटी नंबर डाल लें, उसका अंडर ग्रुप आपके सिर्फ आपकी जिस टैली में है, अच्छा इसके लिए ये जीएसटी नंबर क्या है, डेटर है क्रेडिटर है क्या है। तो अगर हो जाएगा मतलब दीपक मे भाई, भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। अरे हम कर देंगे यार टीडीएल से। अरे आप तो महान है। टीडीएल से आप कर चाह रहे हो देंगे। ना कि इसका ग्रुपिंग की लिस्ट आ जाए, ग्रुप सेलेक्ट कर दे बस, है ना। हाँ हो जाएगा टीडीएल से हो जाएगा। हालांकि फीडबैक लिख लिया, अच्छा फीडबैक है। हाँ, अगर जो चीजें छूट रही है, अगर वो चीज पर्सन यही डाल देगा तो उसका बाकी डिटेल जीएसटी नंबर से उठा लेगा। ये डिटेल आप मैनुअल ला रहे हैं वो आपकी फीड हो जाएगी। एकदम सही। इसको आप जो भी फीडबैक आप बताते भी रहिएगा ना, क्योंकि हम इसको लिख भी रहे हैं तो। तो यही फोन नंबर पे लिख लीजिए बगल में, जीएसटीएन के साथ अंडर ग्रुप और फोन नंबर। कॉन्टेक्ट डिटेल्स। जो जीएसटी नंबर से ऑटो फैच नहीं होगी वो डिटेल, एक या दो जो भी हैं,
देखो यही दो जो लाइन है, बाकी तो सब फेच हो ही रहा हाँ है। जरूर जो जरूरी होती है, बाकी तो खैर बहुत है, उनसे कोई मतलब नहीं है। ईमेल, अब कहोगे ईमेल आईडी आ जाए, अब कहोगे कि नहीं वहाँ। वो तो खैर फिर तो लेजर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम्म। तो वो तो समझ गए आपने क्या? दिखाया ही था कितने। हाँ, तो ये था, देखो इतना इजी है रिजी क्रिएट करना। अब यहाँ पर देखो साथ ही में मैंने फिर से डाला, तो यहाँ पर आपको एक फाइलिंग हिस्ट्री भी दिखेगा। तो यहाँ पर क्लिक हम्म, करके आप उस कस्टमर का, आप जिससे आप डील कर रहे हैं, उसका गुडविल क्या है मार्केट में। ऐसा तो नहीं पैसा लेके भाग जाएगा, आपका रिटर्न फाइल नहीं करता है। तो पूरा डिटेल दिखेगा कि वो इनवॉइस में है कि नहीं है, उसका नेचर ऑफ टाइप क्या है, उसने R1 किस मंथ में फाइल किया कि नहीं किया, 3B किया तो नहीं किया। तो पूरा उसका जीएसटी हिस्ट्री भी आपको टैली से ही दिखेगा। ये जो हम लोग पोर्टल से जाके देखते थे। हम्म, तो ये था सिंगल सिंगल की बात। अब मान लीजिए हम्म, मेरे पास 10, 15, 50 जीएसटी नंबर है, और हम सभी का उसका क्या करना चाहते हैं, लेजर बनाना चाहते हैं, कैसे होगा। तो इसके लिए डाटा है, ये देखिए, जस्ट कुछ एक्सेल है, कुछ जीएसटी नंबर है, जस्ट समझाने के लिए ऐसे एक्सेल में आप डाल देंगे। ठीक है, और इसका हम यहाँ से ले लेते हैं पाथ कॉपी, टैली पे चले। तो उसके लिए हम जाएंगे, दो तीन जगह है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में भी जा सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर और अल्टर, मल्टी मास्टर, क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीएन। तो एक काम है, तो या आप ये काम कर सकते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं, कि इसको कॉपी करिए, टैली पेस्ट करिए, कॉपी करिए पेस्ट करिए। एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक किया, जहां पर भी आपकी एक्सेल रखी है, एक मिनट इसका लोकेशन ले ले, इसका लोकेशन लिया, ठीक है, सीट, कॉलम, ये आपका ऑल जीएसटी फिच कर देगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इसको सेव नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए सेव कर दिया, तो 9 जीएसटी नंबर है, 9 का इस तरीके से किसका क्या जीएसटी एक्टिव है, किसका क्या कैंसिल है, पूरा यहाँ आ गया। और यहाँ पर देखिए और ग्रुपिंग क्या सिलेक्ट है, यहाँ से देखो दीपक भाई इजी हो जाएगा करना। यहाँ से बस क्या करना है, सड्डी डेप्टर्स और सारे कस्टमर आपका। यहाँ ग्रुपिंग कैसे आ गई? हाँ, नहीं यहाँ ग्रुपिंग कैसे आ गई? यहाँ पहले से जो ग्रुपिंग था वही आ गया है, क्योंकि हम कर चुके थे ना, इसलिए। अगर नहीं भी आएगी तो आप यहाँ पर बस ग्रुप सेलेक्ट कर देंगे, वो ऑल सब भी ग्रुप में हो जाएगा अगर कस्टमर है तो। हाँ ये इजी है। जैसे मैं सारे एक बार में डेटर कराने हो, हाँ, एक जीएसटी नंबर लिखो सारे, अंडर ग्रुप ऊपर सेलेक्ट कर दो, हो जाएगा। हाँ? करेक्ट। एक तो ये तरीका है यहाँ से। दूसरा तरीका है, जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे, जीएसटी सेटअप यूटिलिटी, जीएसटीएन, जीएसटी यूटिलिटी, यूटिलिटी। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पार्टी जीएसटी, सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन और दे दिया गया है, वैलिडेट जीएसटी नंबर। अगर किसी कस्टमर का पहले से ही टैली में बहुत सारे लेजर बने हैं और उसको वेरीफाई करना चाहता है कि सही है कि गलत, तो आप यहाँ पर आ जाइए, एंटर करिए, ऑल आइटम ले लीजिए, ठीक है, फेच जीएसटी डिटेल कर दीजिए। तो एक साथ जितने भी जीएसटी नंबर पड़े हैं, वो सारे जीएसटी नंबर को टैली क्रॉस चेक कर देगा कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है। तो ये था ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन। अच्छा लगा कि नहीं? बढ़िया मक्खन चीज है। आप ही को लग रहा है मक्खन, सबको तीखा लग रहा है। शांत है सब। हेलो सूरज, सदमान, सुयस, जी सर। बोलते रहो, मजा लेते रहो। कौन है यहाँ पर? आराम से सीखो। गाड़ी चला रहे हो क्या? देखो भाग गए यार तुम। चलो, फीडबैक देते रहिएगा क्या क्या। लग रहा है सर अब टैली को ट्रेनिंग करवाने का पैसा भी देना पड़ेगा, तब रिसोर्स इंटरेस्टेड होंगे ट्रेनिंग लेने में। हाँ, ये नहीं, ये अब
ये भी फीडबैक लिख लेते हैं यार, ये भी फीडबैक लिख लीजिए इसको। ये भी अच्छा फीडबैक है। ट्रेनिंग के लिए पैसा लिया कर रहे हैं। और नहीं दिया करें। दिया, अच्छा हम लोग पैसा दे। अरे आप क्यों देंगे सर, टैली देगी। अच्छा टैली पैसा दे। टैली ने पैसे कम कर दिया, 7,000 देते थे 1600 कर दिया है। जितने पार्टिसिपेट होंगे उन पार्टिसिपेट को पैसा मिलेगा जब टीएस अप्रूव कर देगा है कि ये लोग आए थे। हाँ, ये सिस्टम सही है। ये सिस्टम सही है। देखिए तुरंत लोग बोल रहे हैं सिस्टम बढ़िया है, करवाइए सर इसको। तब आएंगे मेरे पैसे एकदम सही। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक हो गया। तो ये वो जो अभी हम लोगों ने ऑटोमेटिक जीएसटी किया कि आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छे अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जीएसटी नंबर को पहले वेरीफाई करते हैं, फिर उसके हिसाब से लेजर बनाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जीएसटी नंबर इनएक्टिव है, आपको पता नहीं, आप बिलिंग तो करते जा रहे हैं, लेकिन जब आईटीसी मिलने की बात आई तो आपको पता ही नहीं है कि उसका जीएसटी नंबर एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। ये जो सारे केसेस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा एक चीज और था कि अगर आप कैश बिलिंग करते हैं, सपोज वाउचर पे गए, कई बार ये भी होता है कि मैं बिलिंग तो कैश में कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हमें बिल टू बायर में जीएसटी डिटेल्स अर्न नहीं है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। देखो है तो बहुत सारी चीजें है ना, धीरे धीरे जब करेंगे समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए आ गया, तो इस डिटेल को आपको यहाँ बिल टू या फिर कंसाइनी में मेंशन करना है, तो कॉपी डिटेल करके है, कॉपी डिटेल। तो जैसे ही कॉपी डिटेल करेंगे तो ओनली बायर पे चाहते हैं, ओनली कंसाइनी पे चाहते हैं, या फिर दोनों तरफ चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए क्लिक कर दीजिए, वो इन्फॉर्मेशन दोनों साइड पे आ जाएगी और सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये लेजर बन जाएगा या फिर ये मतलब लेजर बन गया ये तो ट्राई नहीं किया, चलो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, एक ये जीएसटी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और फेच डिटेल करके जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक, कॉपी डिटेल करके दोनों साइड में सेट कर दिया, आमना ट्रेडर्स करके सेव कर दिया, ठीक। अब हम इससे बाहर निकलते हैं, फिर से आते हैं, अगर लेजर बना होगा तो आ जाएगा, तो नहीं लेजर नहीं बना है। नहीं तो एंट्री तो सेव करनी पड़ेगी, तब तो लेजर बना माना जाएगा। क्यों, ऐसा भी है? मतलब एक बार मुझे लगता है कि एंट्री सेव करेंगे तभी होगा। चलो सेव कर लेते हैं, चलो बिल टू शिफ्ट आ गया, एक आइटम ले लेते हैं, CGST, अरे IGST सेव, लेजर नहीं आएगा। अब इस बिल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? इस बिल को ओपन कर लेते हैं, कौन सा था, यही था शायद, हाँ यही था, आमना ट्रेडर्स। अच्छा पेंडिंग में चला गया। ये सिनेरियो वो हो सकता है कि कई बार हो ना, कैश बिलिंग हो रही है बट प्रिंट में हमें पार्टी का नाम प्रिंट कराना है। चलो ये हो गया, एक चीज याद आ गई थी तो बता दिया, ये चीज वीडियो में है जो हम लोगों ने देखा करके, बढ़ते हैं आगे। तो आप ये सब बेनिफिट्स हैं जो अभी हम लोगों ने देखा है ना, डिटेल को फेच कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा लॉगिंग के जैसे कोई जरूरत नहीं है, जैसे ई इनवॉइस में पहले क्या था, एपीआई की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पर किसी भी तरह का एपीआई नहीं डालना है, ये यूनिवर्सल सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है टैली वाला एपीआई यूज हो रहा है। जीएसटी नंबर को वैलिडेट करना, पैन नंबर, एड्रेस, इनवॉइस, ये सारी चीजें कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, स्टेटस क्या है, नया पार्टी लीज करना, तो देखा आपने, बल्क प्लॉट देखा आपने, ठीक है। लेजर कैन बी क्रिएट बल्क, ये सब वही चीजें हैं जो हम लोगों ने देखी करके ना। तो ये था आपका जीएसटी कनेक्टेड से रिलेटेड चीजें, रिटर्न अपलोड, डाउनलोड, रिकंसिलिएशन, फाइलिंग, आईटीसी और ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन।
अच्छा, इस ट्रेनिंग के बाद मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग हुई थी और अभी भी हो रही है, तो इस ट्रेनिंग के बाद एक क्विज जाएगा 5.0 का, तो आप लोग सभी लोग उसको दीजिएगा और देखा जाएगा कितना क्या समझ में आया। ठीक है, तो एक क्विज भी चला जाएगा। नाउ आप समझते हैं जीएसटी रिलेटेड इनहेंसमेंट, तो मेंटेनिंग ऑफ एचएसएन। ठीक है, क्यों पड़ी इसकी जरूरत? तो सम प्रोफेशनल माइट फील द नीड टू मेंटेन एचएसएन एट ऑल, सम बिजनेस आर रिक्वायर्ड, जैसे कि एचएसएन को मेंटेन करना चाहिए। आज के समय में अगर कोई जिसका किसी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो बताइए कितने अंकों का एचएसएन नंबर होना जरूरी है मैक्सिमम? पता है किसी को? मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो हमें हर बिल पे कितने अंकों का एचएसएन नंबर चाहिए? सर 6 अंकों का। मिनिमम 6, मतलब 6 से ऊपर 8 भी रख सकते हैं। 8 भी रख सकते, 4 नहीं कर सकते। 4 नहीं कर सकते। अगर 4 करेंगे तो इनवॉइसिंग नहीं बनेगा, मिसमैच भी जाएगा, R1 भी गलत बनेगा। तो ईवी बिल भी नहीं बनता है। ईवे बिल भी नहीं बनता है, अब तो ईवे बिल में भी मैंडेटरी हो गया है 6 डिजिट। ठीक है, तो अब ऐसे लोग जिनका टर्नओवर इतना है, क्योंकि एचएसएन नंबर भी टर्नओवर पर डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है। कई लोग 4 करते हैं, किसी किसी का टर्नओवर इतना कम है कि एचएसएन नंबर देने का मैंडेटरी नहीं है, वो नहीं भी देंगे तब भी काम चलता है। तो ऐसे में टैली में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर हम डिफाइन कर पाए कि हमारा जो टर्नओवर है उसके हिसाब से हमारे हर बिल में, हर इनवॉइस में इतने अंकों का एचएसएन नंबर होना चाहिए। अगर इससे कोई कम डालता है तो वो एंट्री मिसमैच में चली जाए। ठीक है, तो उसके लिए टैली को हर कस्टमर का टर्नओवर पता होना चाहिए, ताकि टर्नओवर क्या है, आपका 5 करोड़ है, अच्छा अच्छा है, आपका 3 करोड़ है, अच्छा अच्छा है ना। तो टर्नओवर ना पूछ के एक टैली में एक ऑप्शन दे दिया गया है जहां पर आप अब एज पर टर्नओवर जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो भी एचएसएन नंबर मेंटेन करना चाहते हैं वो वहां पर आप डाल देंगे, और उसके बाद अगर आप किसी भी तरह का इनवॉइस बनाएंगे उससे कम का, तो वो एंट्री आपका मिसमैच में चला जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये कहां पर डालेंगे? कंपनी F11 सेट अल्टर जीएसटी रेट अदर डिटेल, और राइट साइड में ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया, क्रिएट एचएसएन समरी ऑल सेक्शन, आपके लिए ऑल सेक्शन है। अगर जैसे किसी बिजनेस में एचएसएन नंबर देना जरूरी नहीं है तो नन कर सकते हैं, जरूरत है तो ऑल सेक्शन, कितने अंकों का 4, 6, 8, तो मैंने सपोज मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मैंने यहाँ पर कर दिया 6 और सेव कर दिया। अब जब भी हम बिल काटेंगे तो 6 अंकों का डालेंगे एचएसएन नंबर, और अगर 6 अंकों से कम होगा तो वो एंट्री ऑटोमेटिक, भले ही सब कुछ सही हो बट वो एंट्री ऑटोमेटिक आपका R1 में मिसमैच में चला जाएगा। ठीक, और वो वहां से सही करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी चीज को इस वीडियो में देखो दिखाया जा रहा है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट तुरंत आपको दिखा दिया। देखो, बड़ा दिक्कत है। कहाँ गया 5.0?